रिलेटेड होते हैं, एनालिटिक्स रिलेटेड होते हैं, और वो उनका जो कन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस है वो अपना डेवलप कर रहे हैं। सो हुज़ैफा भाई, आर यू देयर? Thank you very much, Tala, for the introduction. Let me just share my screen. ओके चला, मुझे बस कंफर्म करिएगा, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी जी, विजिबल है। परफेक्ट, ठीक है। तो जैसे चला ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, वैसे तो इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम। बस थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ कि मैंने आई हैव डन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैंने TCS में एज अ .NET डेवलपर ज्वाइन किया था, और साथ ही साथ एक ब्रांड के लिए एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने Karachi.ai से कुछ कोर्सेज किए, सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट के और सर्टिफाइड डाटा इंजीनियरिंग के। और फिर उसके बाद एक जॉब मैंने स्विच की, मूवेक्स को ज्वाइन किया था एज अ सर्टिफाइड डाटा एनालिस्ट, और बिजनेस इंटेलिजेंस की उस वक्त मैं यहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहा था। और साथ ही साथ फिर काम बढ़ता गया, और सर्टिफाइड डाटा इंजीनियरिंग का कोर्स साथ आया, और उसको जब कंप्लीट किया तो फिर मैं यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर मेरी जो है वो प्रमोशन हो गई थी। और साथ ही साथ चैटबॉट डेवलपमेंट मैं कर रहा होता हूँ फाइवर पे, अपर पे। तो मेरा ख्याल से इंट्रोडक्शन इतना बहुत है, आगे चलते हैं। सो बेसिकली हमारा जो पहला टॉपिक है, नो कोड लो कोड के जरिए हम किस तरह से वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि नो कोड और लो कोड होता क्या है और इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली नो कोड और लो कोड का मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप चीज़ों को विजुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी एप्लीकेशन बना सकें। इसके फ़ायदे और नुकसानात दोनों होते हैं। लेट्स सपोज़ फ़ायदों को अगर देखें तो आपका टाइम बहुत बचता है, आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो इसकी होती है वो काफ़ी कम होती है। लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई डेवलपर रखा हुआ है जो कि वेब एप्लीकेशन बना रहा है, तो ज़ाहिर है आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, हर मंथ कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, तो उसकी कॉस्ट जा रही होगी। वेयर एज अगर आप इसको नो कोड और लो कोड पे रखते हैं तो आपकी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ से पूरी बच जाती है। आपको कोई डेवलपर को उसकी सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। जिस चीज़ के फ़ायदे हो गए उसके नुकसान भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो जो मुझे लगता है इसका एक मेन नुकसान वो ये होता है कि लेट सपोज आपके पास कोई काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस हों, और उन यूज़ केसेस के ज़रिए आपको कोई वेबसाइट बनानी हो और आप ये नो कोड और लो कोड टूल को यूज़ कर रहे हो, तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लेट सपोज आपने कोई प्लेटफॉर्म चूज किया हुआ है और उस पर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूज केसेस हैं। एक जगह आप आके अटक जाते हैं। लेट सपोज आपको कोई यूज केस हो जो उस प्लेटफॉर्म पे फुलफिल नहीं हो रहा, कोई फूटर में चेंजेस हो, लेट सपोज उसके कंपनी की रिक्वायरमेंट हो कि हमारा फूटर इस तरह होना चाहिए, और जब आप उस वेबसाइट पे जाएं और उस वेबसाइट के फूटर के टेम्पलेट्स पे जाएं तो वहाँ पे आपको अगर वो टेम्पलेट ना मिले तो फिर आप वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर ज़रूरत पड़ती है कि कस्टम आप उस पर डेवलपमेंट करें। तो आई थिंक नो कोड और लो कोड के ज़रिए आप काफ़ी हद तक चीज़ों को बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ बना सकते हैं। तो हम देखेंगे आज कि हम नो कोड और लो कोड के ज़रिए किस तरह वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ टूल्स भी होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं। जैसे वेबसाइट के लिए विक्स, बबल, वर्डप्रेस और इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं कि आप नो कोड और लो कोड के ज़रिए कोई वेबसाइट बना सकें। साथ ही साथ एप्लीकेशन के लिए भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिनमें से 3 मैंने यहाँ पे सिर्फ लिस्ट डाउन किए हुए हैं, थंगेबल, मूवी रोलर और ज़ैप्टर। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए मेरे ख्याल से हम डायरेक्ट चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, और हम चेक करते हैं पहले विक्स पे कि हम किस तरह विक्स पे एक इजीली किसी भी कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं या कोई वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। ये विक्स का हमारा होम पेज होता है। इसमें सिंपल इजीली आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपने आप को यहाँ पे साइन अप करवाना होगा आपने। अच्छा, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, या आप इसको स्किप करना चाहें स्किप कर दें, डायरेक्ट हम ओके। दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। आइदर हम यहाँ पे एडीआई वाले ऑप्शन पे जाएं या हम
अपना कोई टेम्पलेट चूज करें। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब हम यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और उसकी बेसिस पे वो आपको एक टेम्पलेट सजेस्ट करेगा। वेयर जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे अपने टेम्पलेट को जो आपको पसंद आ रहा है उसको चूज करेंगे और उसी को फिर एडिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कोई भी कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज हम कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं जिस पे हमने वेबसाइट बनानी है। हम लेट सपोज कोई एजुकेशनल वेबसाइट्स को देख लेते हैं। तो ये सारे टेम्पलेट्स एजुकेशनल के लिए जो है वो लिस्ट डाउन हो गए। अब इसमें से जो सा आपको अच्छा लगे, जो सा समझ में आए उसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज एजुकेशन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गए। तो पहले हम एक को व्यू कर लेते हैं, अगर हमें अच्छा लगे, समझ में आए तो हम फिर उसको एडिट की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि ये टेम्पलेट है, पहले हम इसको एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं किस तरह का है ये। सो बेसिकली आई थिंक ये इनफ है, इसको हम चेक कर लेते हैं एडिट करके। ओके, तो हमने अभी एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया है और इसको हम अभी एडिट करने जा रहे हैं और हम ये देखेंगे कि जो प्री बिल्ड टेम्पलेट था इनका, उसको हम अपने हिसाब से किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो टेम्पलेट ओपन हो गया है। ठीक है, तो अब जैसे टेम्पलेट जैसे ही ओपन हुआ तो इसने साइड में कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन की हैं कि ऐड, मेन्यूज, पेजेस और मीडिया। इधर आपके जितने पेजेस होंगे वो यहाँ पे ऊपर लिस्ट डाउन हो रहे होते हैं कि इस टेम्पलेट में कितने पेजेस हैं जो कि अभी बने हुए हैं। तो हम चलते हैं एडिटिंग की तरफ। लेट सपोज अगर आपको कोई भी टाइटल वगैरह चेंज करना हो इसका, लेट सपोज मैं इसको डबल क्लिक करूं और मैं इसका टाइटल चेंज करके रखना चाहूँ क्रिएट यूर वेबसाइट, तो कितना इजीली हमने इसका किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, हम इसका जो है हेडिंग का साइज वगैरह चेंज करना हो, हेडिंग 3 कर दिया इसको। फॉन्ट्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। और अगर फॉन्ट्स इसमें से भी जो जो जितने भी फॉन्ट्स लिस्ट हो रहे हैं, अगर इसमें से कोई फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो हम इसका अपना भी कोई फॉन्ट जो आपने अगर गूगल से निकाल के रखा हो तो वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो फॉन्ट आपको जो यहाँ पे अपलोड करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। किसी चीज़ को डिलीट करना हो उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, लेट सपोज मैं इधर जो है वो लिखना चाह रहा हूँ वॉच वीडियो, क्योंकि एक एजुकेशनल हमारा टेम्पलेट है तो ऑब्वियसली हमारा कोई यूट्यूब का चैनल होगा। तो हम क्या करते हैं, मैं चाह रहा हूँ जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दे हमारे यूट्यूब के चैनल पे। तो लिंक पे जाऊँगा मैं, वेब एड्रेस मांगेगा मुझसे और मैं इसको कोई भी वेब एड्रेस दे दूंगा। लेट सपोज टेस्टिंग के लिए, और इसको ओपन न्यू विंडो पे करना है या करंट विंडो पे ही करना है, तो हम इसको अभी फिलहाल न्यू विंडो पे ही रखते हैं। अच्छा, चेंजेस करने के साथ साथ इसको प्रीव्यू करते जाया करें तो पता चलता जाएगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह चल रही है अभी। तो हमने जो अभी यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया था वो इस तरह दिखेगा। वॉच वीडियो पे क्लिक करने के बाद ये हमें गूगल पे ले गया क्योंकि हमने इसके पीछे गूगल का लिंक डाला हुआ था। इसको वापसी एडिट करना हो तो बैक टू एडिटर पे क्लिक करेंगे और वापसी एडिटिंग के मोड पे चले जाएंगे। ओके, सो अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिमूव करूँ। लेट सपोज ये जो पूरा हेडर है ऊपर वाला, ये अच्छा इसको अगर हमें डिलीट करना हो तो जैसे मैंने बताया कि हम राइट क्लिक करेंगे। आवाज स्टक हो गई। आवाज़ आ रही है? यस, अब आ रही है।
ओके ओके, सो मैं ये बता रहा था कि अगर हमें कोई लेट सपोज जो हेडर हमें दिख रहा था, अगर हमें वो डिलीट करना हुआ तो सिंपल था, जैसे उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो हेडर डिलीट हो जाएगा। इसको आप ऊपर कर सकते हैं। अगर मुझे इस हॉरिजॉन्टल रॉ को, ये जो मेन्यूज लिस्ट हो रहे हैं, इनको चेंज करना हुआ तो सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया है और मैं मैनेज मेन्यूज पे चला गया। तो ये सारे मेन्यूज हैं जो कि हमारे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहे हैं। इसमें से कोई भी पेज जो कि मैं यहाँ से हाइड करना चाह रहा हूँ कि ये ना दिखे अभी, वो हाइड हो जाएगा। रीनेम करना हुआ, रीनेम कर सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसको यूज करते हुए आप इस चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ओके सो चलते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। इसमें से लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का आए। उसकी थोड़ी और सेटिंग कर लेते हैं। ये जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको हम चाहते हैं कि हम 0 पे कर दें सेट। अब मेरा ख्याल से सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइंस में जाके किसी भी मेन्यू को सेलेक्ट करके उसको भी एडिट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे अगर आप हेडर पे देख रहे हैं तो मैं इधर क्लिक किया तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2, तो ये बता रहे हैं हमें कि ये हमारा हेडर जो है वो 2 हिस्सों में ब्रेक हुआ है। एक कॉलम 1 है और एक कॉलम 2 है। कॉलम 2 में हमारे मेन्यूज लिस्ट हो रहे हैं और कॉलम 1 में हमारा लोगो आ रहा है। तो आप लोगो को चेंज करना चाहें अपने तो लोगो को चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। टेक्स्ट चेंज करना चाहें टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इस पे इमेजेस ऐड करना चाहें इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो हम चीज़ों को एक एक करके कोशिश करेंगे जल्दी से देखें। अच्छा, अभी हो ये रहा है कि जब मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ हेडर जो है थोड़ा वो फेड हुआ है जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ। तो उसके लिए हम पहले कॉलम 2 को सेलेक्ट करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, इसको सेंटर में कर देते हैं, लेफ्ट पे कर दिया, ठीक है। अब हम हेडर की सेटिंग पे जाएंगे। अच्छा, इसके जो पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है, अगर आप बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से अपना बैकग्राउंड, या अगर कुछ भी नहीं रखना तो नन सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई इमेज अपलोड करना चाहें, इसके पीछे कोई इमेज लगाना चाहें तो इमेज पे क्लिक करके अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वेयर वो अगर आपके सिस्टम पे हो तो वहाँ से सेलेक्ट कर लें, वरना आप इन्हीं के विक्स मेन्यू से कोई ना कोई पिक्चर सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेट सपोज मैं इस पिक्चर की जगह पे एक इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ। अपलोड मीडिया पे गया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये मैंने अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पे जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस कि हम किस तरीके से एक इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी ये डिव्स जिसको हम कहते हैं वो लिस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस ऐड वाले कंपोनेंट को कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेट सपोज आपको टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हो यहाँ से, तो आपके पास टेस्टिमोनियल्स के काफ़ी डिज़ाइन आ जाते हैं।
जो डिज़ाइन आपको समझ में आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, बस स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और सॉरी फॉर द डिले, एक्चुअली थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे वेबसाइट को थोड़ा डिस्कस कर रहे थे और मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से वेबसाइट को और अपने हिसाब से मैनेज किया जाता है। तो 2-3 चीज़ें मैं बस यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लेट्स सपोज अगर आप इसमें डिज़ाइनिंग करना चाहें या किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहें, लेट्स सपोज कुछ यहाँ पे हेडर है, तो अगर मुझे हेडर का कोई डिज़ाइन चेंज करना, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडर जो है जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो स्क्रॉल डाउन होते वक्त ये फेड आउट हो जाए, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप चाहें फ्रीज रखना है इसको तो फ्रीज के वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसको फेड आउट करना, तो मैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रीव्यू पे जाके चेक कर सकता हूँ कि ये किस तरह दिखता है। सो अब मैं जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूंगा तो देखा हेडर जो है वो फेड आउट हो गया। तो इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग हम इस विक्स के थ्रू कर सकते हैं। और 2-3 चीज़ें इसमें और हैं कि लेट सपोज अगर आप अपना पूरा एक सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर मैं इस सेक्शन के बजाय एक टेस्टिमोनियल डालना चाहूँ तो वो किस तरह डालते हैं वो भी देख लेते हैं। जो भी चीज़ ऐड करनी होगी उसके लिए लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ऐड का बटन होता है। स्ट्रिप में जाके यहाँ पे जो सी आपको डिव डालना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डालना चाह रहा था, तो जो सा टेस्टिमोनियल आपको डिजाइन जो समझ में आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है और वो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा खुद ही। तो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लें, थोड़ा ड्रैग कर लें ऊपर, जो बीच में स्पेस आ रही है उसको कवर कर लेते हैं ताकि बुरा ना लगे। और इसको अपने हिसाब से जिस तरह मैनेज करना चाहें मैनेज कर सकते हैं। इसकी इमेज चेंज करना चाहें चेंज इमेज पे क्लिक करके उसकी इमेज चेंज कर सकते हैं। नेम टाइटल वगैरह सब चीज़ें इस तरह चेंज हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब इस वेबसाइट को मोबाइल व्यू पे देखा जाएगा तो किस तरह दिखेगी वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं मोबाइल आइकन पे क्लिक करके कि मोबाइल के व्यू पे किस तरह दिखती है। और अगर मोबाइल के व्यू पे कोई चीज़ हाइड करना चाहते हैं, लेट सपोज आप चाहते हैं कि जब मोबाइल का व्यू ओपन हो तो उसमें एक मेन्यू ना दिखे, तो वो चीज़ भी हम इस तरह यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो लेट सपोज ये मेन्यूज आ रहे हैं सारे। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई भी यूज़र मोबाइल से इस पेज को एक्सेस करे तो उसके पास एक्टिविटीज़ का पेज जो है वो हाइड हो। तो अब होगा क्या कि जब भी कोई यूज़र मोबाइल से इस एप्लीकेशन को व्यू करेगा तो उसके पास यहाँ पे वो वाला मेन्यू नहीं दिख रहा होगा। वेयर एज अगर वो इसी चीज़ को वेबसाइट से व्यू कर रहा होगा तो उसके पास सारे मेन्यूज दिख रहे होंगे। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के हवाले से चीज़ें यहीं तक की थी। इसमें और चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको बस सिर्फ एक ड्रैग एंड ड्रॉप की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। एवरीथिंग इज जस्ट डबल क्लिक अवे। तो जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे कोई इफेक्ट डालना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, क्विकली मैं इसका थोड़ा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि इसका डैशबोर्ड जो है वो किस तरह मैनेज करते हैं। ओके, और पब्लिश करने के लिए दोबारा एक हम यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपसे आपकी साइट का नाम पूछेगा। आप जो भी साइट नाम इसका रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेट सपोज हम इसका नाम एजुकेशन रख देते हैं और इसको अगर आप अपनी कस्टम डोमेन के साथ भी अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो लेट सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। अब हमारी वेबसाइट जो है इस लिंक पे एक्सेसिबल है, तो कोई भी इस लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। लाइक दिस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अब इसके डैशबोर्ड को देख लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि टाइम को काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके डैशबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है आपने या कोई इन्वेंट्री की वेबसाइट बनाई है तो इन्वेंट्री को यहाँ से अपलोड करना, मैनेज करना, वो सारी चीज़ें यहाँ डैशबोर्ड से हो सकती हैं। और इसमें एक ऑटोमेशन का टैब भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, जिसमें आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप चाह रहे हैं कि जब भी इस वेबसाइट पे एक न्यू विजिटर आए तो उस विजिटर का डाटा जो है मैं एक स्प्रेडशीट पे सेव करवाऊँ,
तो सिर्फ करना क्या है, इसका कोई नाम रख लें अपने पास, स्प्रेडशीट। अगर किसी भी पेज पे जाए तो वो हमारे पास स्प्रेडशीट में उसका डाटा गिरना चाहिए। इसको कनेक्ट किस किस से कर सकते हैं आप, इसको किसी वेबबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। जब कोई विजिटर आए और आप चाह रहे हैं कि उस पर मुझे ईमेल आए, तो वो आप इस वाले ऑप्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी इस स्प्रेडशीट पे चेक कर सकते हैं कि हम स्प्रेडशीट पे विजिटर का डाटा किस तरह गिरा हुआ है। सो क्विकली हम एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें 2 कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं, विजिटर आईडी की और पेज। ओके, सो स्प्रेडशीट का नाम अभी हम कुछ भी रख लें, लेट्स सपोज हम विक्स रख लेते हैं नाम। 2 कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, और आप अपने विक्स के डैशबोर्ड पे वापसी चले जाते हैं। ओके, थोड़ा लोड होगा ये। साथ ही साथ जब तक के हम एप्लीकेशन बनाने के लिए जो टूल यूज करेंगे वो भी खोल लेते हैं साथ। ओके, ये मेरे ख्याल से स्प्रेडशीट को उठा नहीं रहा है कोई नेट की इशू की वजह से, वरना इधर आपकी स्प्रेडशीट जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है वो डिस्प्ले हो जाएगी। हमने सिर्फ उस स्प्रेडशीट को कनेक्ट करना है। इसको एक दफ़ा दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ये इसने यहाँ पे शो करवा दिया मुझे, तो जितनी मेरी यहाँ पे विक्स पे शीट्स बनी हुई होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। हम उस शीट को सिर्फ सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर कौन सी शीट पे काम कर रहे हैं, आप मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, और जिस शीट को सिर्फ कनेक्ट करना चाहें उसी शीट को सेलेक्ट करें यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि विजिटर आईडी के कॉलम में गिरे, पेज का नेम पेज वाले कॉलम पे गिरे, और सेव करवा दिया। यहाँ पे वो आपसे टाइमिंग पूछ रहा है कि इसको कब ट्रिगर करना है। जैसे ही विजिटर है उसी वक्त करना है, तो हम बोलेंगे यस इमीडिएटली, और इसका टाइम ट्रिगर एवरी टाइम, हर दफ़ा करना है इसको। ठीक है, सो हमने एक ऑटोमेशन बना ली, यहाँ पे एक ट्रिगर बना लिया कि जैसे ही कोई विजिटर आए हमारी वेबसाइट पे तो उसका डाटा यहाँ पे गिरने लगे। तो कोई भी विजिटर जब हमारे किसी भी वेबसाइट के पेज पे जाएगा, उसका डाटा हमारे विक्स के पेज में, विक्स की स्लाइड में गिर जाएगा। तो हम इसको थोड़ी देर में देखते भी हैं। फिलहाल हम 1-2 पे क्लिक कर लेते हैं, और फिर हम बाद में चेक करेंगे कि हमारी विक्स की वेबसाइट विक्स के स्प्रेडशीट पे गिरा या नहीं गिरा। जब तक कि हम थंकबल पे आ जाते हैं। थंकबल एक मोबाइल एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करते हुए आप इजीली मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हैं। जैसा कि हमने विक्स में देखा कि बिना कोड के ज़रिए हमने एक वेबसाइट, एक फ्रंट एंड तैयार किया, तो वैसे ही थंकेबल भी यूज़ होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। नॉट ओनली थंकेबल, आप बहुत और भी टूल्स हैं जो मैंने शुरू में बताया कि यूज़ हो सकते हैं, लेकिन थंकेबल में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, जिसकी वजह से थंकेबल मैंने चूज़ किया।
ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि किस इंडस्ट्री से हैं और कहाँ से आपका बैकग्राउंड है, तो आप सिंपल सेलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। हम फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं हमारे। तो ये यूआई है जो कि थंकेबल हमें देता है जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं। लेफ्ट साइड पे सारे कंपोनेंट्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं, सिर्फ इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है स्क्रीन पे, और जिस कंपोनेंट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे स्क्रीन पे उसकी प्रॉपर्टीज राइट साइड पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अभी जो प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो रही हैं वो सिर्फ इस स्क्रीन 1 की डिस्प्ले हो रही हैं। तो लेट सपोज अभी कोई स्प्लैश स्क्रीन मोबाइल एप्लीकेशन में बनानी होती है, तो वो हम थंकेबल के जरिए किस तरह बनाते हैं उसको चेक कर लेते हैं। तो लेट सपोज अगर स्प्लैश स्क्रीन का अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं बताता चलूं कि स्प्लैश स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते वक्त सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए सामने डिस्प्ले होती है, फिर उसके बाद डिसअपियर हो जाती है। तो मैं एक यहाँ पे चाहता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन में एक लोगो आए मेरे ब्रांड का। ओके, अब इसको मैं पोर्ट्रेट पे ही रखता हूँ और इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं इसको कंटेन पे रखता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर देते हैं या थोड़ा सा, ये ठीक है। इसको सेंटर पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक स्क्रीन बनाई। अब इस स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन कौन सी खुलनी है वो स्क्रीन बना लेते हैं, उसका नाम स्क्रीन 2 रख लेते हैं, या जो भी नाम आप रखना चाहें, इसका नाम इजीली चेंज हो सकता है। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि स्क्रीन 2 पे मेरे पास, अब लेट्स, जाहिर है जब आप एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो सारी चीज़ें स्टैटिक नहीं होंगी, मे भी पॉसिबल है कहीं से डाटा आ रहा हो आपका और आप वो डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हो यहाँ पे। तो वो हम किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं उसको क्विकली देख लेते हैं एक नज़र, कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है डाटा सोर्सेज का। वहाँ पे जाके आप अपना कोई भी डाटा सोर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन को क्लिक कर लें। गूगल शीट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एयरटेबल से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे एक कस्टम टेबल क्रिएट करते हैं। थंकेबल कुछ डमी डाटा सोर्सेज हमको देता है, हम उसी को उठा सकते हैं डायरेक्ट और उसी पे काम कर लेते हैं। तो ये लिंक है, ये रहा। इसमें कुछ इन्होंने डमी हमें डाटा सेट दिए हुए हैं, जैसे अफगान चैरिटीज का है, आर्ट का है। तो हम पहले इस डेटाबेस पे काम कर लेते हैं। लेट सपोज मैं इस टेबल को कॉपी करता हूँ पूरे डाटा को, थंकेबल पे जाता हूँ, हमें सिर्फ यहाँ पे कॉलम नेम्स डिफाइन करने होंगे, बाकी डाटा सेट जो हमने कॉपी किया वो पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। नेम, लोगो, इसे कॉलम का नाम है डिस्क्रिप्शन, फोन और यूआरएल। जो डाटा अभी डला हुआ है उसको डिलीट करके जो कॉपी हमने किया था वो एज इट इज कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास डाटा सोर्स एक तैयार हो गई है। अब मुझे जो डाटा सोर्स मैंने यहाँ पे बनाई है उसी को इधर डिस्प्ले करवाना है। तो उसको किस तरह डिस्प्ले करवाएंगे, तो हम वापसी डिजाइनर पे जाते हैं और यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है डाटा व्यूअर ग्रिड के नाम से, उसको मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा स्क्रीन पे लाके।
थोड़ा सा रीसाइज करूंगा इसको। अब इधर वो चीज डिस्प्ले होगी कैसे, उसको देख लेते हैं। उसके लिए ये तो वो सारी चीजें थी जो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और जो हमें सामने स्क्रीन पे दिखानी है। अब इसकी बैकएंड पे कुछ लॉजिक्स बनानी होती है, उसके लिए हमें क्या काम करना होगा उसको देख लेते हैं। हमें यहाँ पे कोडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, हम सिर्फ चेक करेंगे कि हम किस तरीके से कोडिंग वाला काम यहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये वाली स्क्रीन वो स्क्रीन थी जो कि डिसअपियर होनी है 1-2 सेकंड बाद, उसके बाद स्क्रीन 2 ओपन होनी है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल स्क्रीन 2 पे इसको डिलीट करता हूँ, एक बटन बना देता हूँ, इसका नाम स्क्रीन 2 रख देते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हम स्क्रीन 2 पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब इसके ब्लॉक्स में आपको लेफ्ट साइड पे 3-4 चीजें दिख रही होंगी, यूआई कंपोनेंट्स, कोर, ऐप फीचर्स। तो हम स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया है कि जब स्क्रीन 1 ओपन हो, अच्छा ये मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, आपको जोन से ब्लॉक की नीड होगी हम सिर्फ उसी को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे स्क्रीन पे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जब स्क्रीन 1 ओपन हो तो वो वेट करे 2 सेकंड के लिए। तो मैं कंट्रोल पे गया, ये एक ब्लॉक है वेट का और ये बिल्कुल पजल्स की तरह है। इसके जो आप इसको जब ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल फिट बैठता है। तो लेट सपोज मैं चाहता हूं कि जब स्क्रीन 1 ओपन हो तो वो 2 सेकंड का वेट करे और उसके बाद वो स्क्रीन 2 पे नेविगेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से एक ये ड्रैग करूंगा और इसको इसके नीचे ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ से स्क्रीन 2 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हुआ कि ये 2 सेकंड के लिए वेट करेगा और उसके बाद स्क्रीन 2 पे चला जाएगा। तो अब हम इसको जरा डेमो देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने 2 सेकंड वेट किया और उसके बाद ये स्क्रीन 2 पे चला गया। इसी तरीके से हम इस पे स्क्रीन 2 पे अब हम इसका डाटा दिखाते हैं। लेट सपोज मैं ये चाह रहा हूं कि जो डाटा हमने टेबल में बनाया है वो सारा इधर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए इसके ब्लॉक्स में जाएंगे, ओके। अच्छा, अभी मैंने एक वेरिएबल में जाके एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। ये हुआ क्या, ये मैं अभी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। मैंने ये बोला कि जो डाटा व्यूअर ग्रिड जो अभी मैंने सामने इस चीज़ की बात हो रही है, इसका नाम डाटा व्यूअर ग्रिड 1 है। तो मैंने ये बोला कि जब डाटा व्यूअर ग्रिड 1 जो है उस आइटम पे क्लिक हो तो वो क्या करे, वो एक वेरिएबल इनिशियलाइज मैंने ऊपर कर दिया। इससे होगा क्या कि जो डाटा वहां से बैकएंड से मेरे पास आ रहा है उसको एक आईडी मिल जाएगी, यूनिक आईडी मिल जाएगी। तो जब उस पर क्लिक होगा तो जो नेक्स्ट पेज पे डाटा दिखेगा सिर्फ वही पिक्चर दिखेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल्स में जाता हूँ, अच्छा इस वेरिएबल का नाम चेंज करके आप आईडी रख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं बोलता हूँ कि जब भी क्लिक हो किसी भी आइटम पे उसको एक आईडी मिल जाए और वो आईडी जो हो वो रो आईडी के बराबर हो। उसके बाद उसको स्क्रीन 3 पे नेविगेट कर दूं मैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो यहाँ पे डाटा दिखेगा वो किस तरह दिखेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से डाटा सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल। तो जितना डाटा हमारे टेबल में होगा वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। टेबल 1 पिक्चर में मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे डाटा में लोगो पड़ा हुआ है वो इधर पिक्चर में आ जाए। टेक्स्ट में जो नेम है, मेरे डाटा में एक कॉलम है नेम का,
उसके नीचे उसका नेम आ जाए, और इसका अगर डिज़ाइन चेंज करना चाहूँ, मैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से इसको स्पेस देना चाहूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये डेटा व्यूअर ग्रिड आइटम में मल्टीपल आईडीज आ गई। किसी एक पे क्लिक करूं और अगली स्क्रीन पे उसकी डिटेल खुले खाली, तो उसके लिए एक स्क्रीन 3 बना लेते हैं। स्क्रीन 3 पे मैं चाहता हूं कि जिस इमेज पे मैं क्लिक करूं, एक तो उसकी इमेज आ जाए, और उसके बाद उसका नाम उठ के आ जाए नीचे, और जितनी डिटेल्स आप चाहें वो मंगवा सकते हैं। जितनी डिटेल्स हमारे डेटा में है वो सारी यहाँ पे कॉल हो सकती हैं। सो इसकी बैकएंड का, स्क्रीन 2 के बैकएंड का काम हमने कर लिया है यहाँ पे, बस इसको स्क्रीन 3 पे नेविगेट करवाना रह गया है। तो हम स्क्रीन 3 पे नेविगेट करवा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या स्क्रीन 3 ओपन हो रही है अब या नहीं हो रही। अच्छा, बार बार इसको फ्रंट एंड से प्ले करने से एक और इसका दूसरा सॉल्यूशन ये भी है कि आप प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और वो अपना कोड देता है, आप वहाँ से जिस जीमेल, बस एक चीज़ का ख्याल ये रखना होगा कि जिस ईमेल से आप इस वेबसाइट पे लॉगिन है उसी ईमेल से आप एप्लीकेशन पे भी लॉगिन हो, तो आप अपनी एप्लीकेशन पे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको थंकेबल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको लॉगिन करना होगा, और आप इस चीज़ को अपने मोबाइल पे भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जब उस पिक्चर पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन 3 इसने ओपन कर दी है, तो हमारा एक काम तो हो गया कि स्क्रीन 3 ओपन हो रही है। अब करना ये है कि स्क्रीन 3 पे जो इमेज है वो वही है जो कि बैक स्क्रीन 2 पे थी, उसी के लेबल आए और उसी की डिटेल आए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि स्क्रीन 3 पे जाके कुछ ब्लॉक्स लिखने पड़ेंगे। पहले हम इसको एडिटिंग मोड पे ले आते हैं। अब मैंने स्क्रीन 3 पे क्लिक किया, तो मैं ये चाहता हूं कि जब स्क्रीन 3 ओपन हो, व्हेन स्क्रीन 3 ओपन, डू का मतलब अब क्या करना है, तो मैं ये चाहता हूं कि जब स्क्रीन 3 ओपन हो तो जो पिछली इमेज पे क्लिक हुआ है वही उठ के आए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना होगा, इमेज 1 को यहाँ से सेलेक्ट किया और ड्रॉप किया यहाँ पे। तो इमेज 1 की जो पिक्चर है उसको मुझे किसके बराबर करना है, जो पीछे से मेरे पास आ रही है। तो उसके लिए मैं जो डेटा सोर्स है उसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्क्रीन 3 ओपन हो तो जो इमेज है उसको सेट कर दो, इस टेबल से उठाओ, और ये पिक्चर है। तो वो क्या करेगा, वो इस टेबल में जाएगा, इस कॉलम में जाएगा, और जो इमेज मिलेगी उसको उठा के लेके आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आखिरी में हमने एक वेरिएबल बनाया था पीछे, हम उस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये तो इससे होगा क्या कि जिस इमेज पे क्लिक करेंगे वही इमेज खुलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने दूसरी इमेज पे क्लिक किया और कोई दूसरी इमेज खुल गई। तो इसी तरीके से हमने एक लेबल भी बनाया हुआ है, उस लेबल पे हम नेम कॉल करवा लेते हैं। तो मैं इसको इसके नीचे ड्रैग करूंगा, और मैंने बोला कि जो लेबल 1 का टेक्स्ट है उधर भी आप डेटा सोर्स से जाओ, टेबल 1 पे जाओ, और जो कॉलम है नेम का वो उठा के लेके आ जाओ, और इसी वेरिएबल को कॉपी करके इधर भी बना दिया। तो अभी हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि किस तरह डिस्प्ले हो रहा है ये। सी, तो जिस इमेज पे क्लिक किया वो इमेज डिस्प्ले हो गई और उसका नाम नीचे आ गया। अच्छा, एक चीज़ है कि नाम पूरा नहीं आया। सिंपल सा उसका रीज़न है कि हमने यहाँ पे लेबल को काफ़ी छोटा रखा हुआ है, तो हम इसको बड़ा कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम अपना जितना डाटा है जो हमारे डेटा सोर्स में पड़ा हुआ है वो यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं, और एक सिंपल एप्लीकेशन है और अच्छी एप्लीकेशन विदाउट कोड हम बना सकते हैं।
तो यहाँ पे नाम आ गया पूरा। ठीक है, तो लास्ट चीज इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें बैक जाना हो स्क्रीन पे, स्क्रीन से बैक जाना हो तो वो कैसे जाएंगे। उसके लिए सिंपल हमने क्या करना है, एक बटन लगाना है, उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और एक ऊपर बटन लगा देते हैं बैक का, उसमें लिख देते हैं बैक। और जब इस बटन पे क्लिक हो तो हम क्या करवाना चाहते हैं, इसको स्क्रीन 2 पे नेविगेट। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो हमने एक्शन किस पे परफॉर्म करवाना है, हमने बटन पे परफॉर्म करवाना है। तो हमने बटन को सिर्फ सेलेक्ट किया तो उसने बता दिया कि क्या क्या आप इस बटन के साथ कर सकते हो। उसने बोला कि भाई बटन हमारा कहाँ गया, ओके सॉरी, ये तो जब बटन 1 क्लिक हो तो हमने इसको स्क्रीन 2 पे नेविगेट करवाना है। तो कंट्रोलर पे जाएंगे, नेविगेट वाले ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और स्क्रीन 2 सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब जब हम जाके इसको चेक करेंगे तो बैक के बटन पे क्लिक करने पे ही हमें स्क्रीन 2 पे नेविगेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन के साथ काफ़ी कुछ बना सकते हैं। और एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो या सिंपल एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बनाना चाहें तो थंकेबल को यूज़ करते हुए हम इजीली बना सकते हैं। Fantastic introduction,